हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा और स्वागत करती हूँ आपका तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। और मैं आपके लिए आप ही का ये प्रीवियस पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में किस सन में आया है मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आया है पहले, तो उसी को मैंने सॉल्व किया है। और इसमें आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया वो है चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें पहला वाक्य है शी विल बी कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। दूसरा है शी विल कंप्लीट हर असाइनमेंट। तीसरा है शी इज़ कंप्लीटिंग हर असाइनमेंट। और चौथा है शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बाय मिड नाइट। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो ये आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन है शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बाय मिड नाइट, क्योंकि आपके जो फ्यूचर टेंस है उसमें विल बी लगता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और शी विल और शैल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, और शी इज़ कंप्लीटिंग ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, और ये शी विल हैव कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बाय मिडनाइट ये लगेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में। विल हैव शैल हैव का प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट में। आई और वी के साथ में लगता है शैल हैव, और बाकी जितने भी आपके कर्ता हैं उनके साथ में लगता है विल हैव। तो यहाँ शी के साथ लगा है विल हैव कंप्लीटेड, और ये हैव के साथ लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई। चलिए, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बिल्कुल सही, लेकिन जहाँ कहीं हैज़ टू या हैव टू आएगा तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेपर बना करके आपके लिए प्रेषित किया था, और उसमें हैज़ टू हैव टू के साथ जानबूझकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, क्योंकि जिससे मैं ये जान सकूं कि आप अलग से कुछ पढ़ रहे हैं या कि नहीं। लेकिन मुझे केवल मात्र जितिन पारीक एक हैं, या तो टीचर हैं या तो स्टूडेंट हैं, मैं कह नहीं सकती, उन्होंने ही मुझको बताया कमेंट करके कि हैव टू और हैज़ टू के साथ में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं इंतज़ार करती रही कि आप लोगों में से कोई मुझे इस बात के लिए चेताएगा कि ये आपने ठीक नहीं बनाया, लेकिन चलिए खैर ये कोई मसला नहीं है। हैज़ टू हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जहाँ भी टू लगता है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं? क्योंकि जहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है होना, करना, लगना, ना जिसमें आता है, तो वहाँ तो हैज़ टू हैव टू के साथ में लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब ये मत कहिएगा कि कहीं फर्स्ट फॉर्म बताती हैं कहीं थर्ड फॉर्म बताती हैं, लेकिन मैंने बताया जहाँ हैज़ के साथ में टू लगाओ, हैव के साथ में टू लगाओ, क्योंकि वरना वही हाल हो जाएगा कि एक बालक गया स्कूल में पढ़ने के लिए, टीचर ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, फिर उन्होंने बताया 3 और 1 भी 4 होते हैं। बच्चे ने आके घर अपनी मम्मी से कहा कि कल स्कूल पढ़ने नहीं जाऊँगा। माँ ने पूछा क्यों? कि टीचर तो खुद ही कन्फ्यूज़ है, कभी कहती है 3 और 1 4 होते हैं, कभी कहती है 2 और 2 4 होते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई बच्चों, हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज़ टू हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और ये मुझे क्यों याद आया? क्योंकि अगला जो वाक्य है आपका ये है ही हैज़ जस्ट, और बीच में ब्लैंक छोड़ा इसने, आउट ऑफ द रूम इन ए रेज। और इसने जो शब्द लिखे हैं इसमें 4 जो ऑप्शन दिए हैं, पहला लिखा है फिंग्ड। लेकिन जहाँ तक फिंग्ड का सवाल है, फिंग्ड मुझे मेरी जानकारी के अनुसार हो सकता है कहीं शब्द होगा, लेकिन फिंग्ड मुझे कोई शब्द मेरी जानकारी में भी नहीं था, और मैंने डिक्शनरी में भी ढूंढा, उसमें भी मुझे कहीं नहीं मिला। ये शब्द यदि है तो वो है FEIGNED, फिग्ड, जिसका अर्थ होता है बहाना बनाना। तो खैर चलिए, ये मसला हमारे सोचने का नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ये है ही हैज़ जस्ट, और इसमें 4 ऑप्शन दिए, फिंग्ड,
दूसरा है फ्लंग्ड, तीसरा है फ्लंग और चौथा है फ्लंग्ड। और मैं आपको बता दूं, ही हैज जस्ट के साथ में आपका आएगा पास्ट और ये आएगा इसमें फ्लंग। फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग्ड, ये 3 इसकी जो हैं वर्ब की फॉर्म है। तो यहाँ पर आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल कह देंगे इसको, फ्लंग। ही हैज जस्ट फ्लंग। और फ्लंग का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? फ्लंग का अर्थ होता है किसी वस्तु को लापरवाही से कहीं पटकना या फेंकना। तो यहाँ पर आएगा ही हैज जस्ट फ्लंग आउट ऑफ द रूम इन ए रेस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ शुरू में ही इन्होंने ब्लैंक दे दिया है, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। और 4 ऑप्शन दिए हैं। शुरू में एक्स लगाया, क्यों लगाया पता नहीं, क्योंकि मैंने आज तक आर्टिकल पढ़े हैं बस ये 3 ही पढ़े हैं, द, ए और एन। और जितना मैं समझ पाई हूँ कि यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। ठीक है। और यदि हम मैन के स्थान पर ज़्यादा अच्छा होता, ह्यूमन बींग्स आर द ओनली एनिमल्स दैट यूज फायर। ज़्यादा सटीक लग रहा था मुझे, लेकिन चलिए खैर मैं इस बहस में नहीं पड़ती। पर मेरे जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। ठीक है, चलिए आगे है ही हैज़ हार्डली। और इसमें भी इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्यू, अ फ्यू, सम, एनी। और यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे एनी मनी, कि उसके पास कोई धन नहीं है फॉर हिज सर्वाइवल, अपने आप को सर्वाइव करने का, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को हाँ सर्वाइव का मतलब जीवित ही होगा। तो उसके पास कोई धन नहीं है कि वो अपनी गुजर बसर कर सके, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर एनी आएगा बच्चों। अगला है एज द एनिमी वाज क्लोजिंग इन। और अभी मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया है वो फ्रेजल वर्ब का ही बनाया है। ये क्लोज इन जो है वो फ्रेजल वर्ब ही है, क्लोज इन। क्लोज इन जिसका अर्थ होता है नियर, नज़दीक। वैसे क्लोज माने क्या होता है? बंद करना, है ना। तो लेकिन क्लोजिंग इन का अर्थ है नियर। और तो एज द एनिमी वाज क्लोजिंग इन, इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही शत्रु मतलब नज़दीक आ रहा था, नज़दीक, तो वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, टू स्टे अवे, दूर रहने का। स्टे अवे, दूर रहने का, ये भी फ्रेज है। तो इसके जो हैं 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, शूट आउट, गो अवे। किसका पूछा है इसने? द फ्रेज क्लोज इन। क्लोज इन का मीन्स पूछा है इसने, और मैंने अभी आपको बताया कि क्लोज इन का मतलब अर्थ है कम नियरर। तो जो 3rd ऑप्शन है वही इसका आंसर है आपका। नेक्स्ट है व्हेन समवन सेज आई एम आउट ऑफ द वुड्स नाउ, ही मीन्स दैट। जब कोई कहता है कि मैं अब आई एम आउट ऑफ द वुड्स नाउ, अब मैं जंगल से बाहर हूँ, मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो यही होगा इसका। तो उसका मतलब होता है ही हैज़ कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल से बाहर आ गया। गलत है ये क्योंकि ईडियम है बच्चों। जैसे हिंदी में कहावत होती हैं, मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति होती हैं, वैसे ही हैज़ डेस्ट्रॉयड ऑल द वुड्स, उसने समस्त जंगल को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया, डेस्ट्रॉय कर दिया। तीसरा है ही इज़ नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफ़िकल्टी, और यही इसका उत्तर है कि वह अब किसी खतरे या कठिनाई में नहीं है, उससे बाहर आ गया है। ही डज़ नॉट वांट टू लिव इन फॉरेस्ट, वह जंगल में रहना नहीं चाहता है। मत रहे भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि तुम जंगल में रहो। तो इसका जो 3rd वाला ऑप्शन है वही इसका आंसर है, ही इज़ नो लॉन्गर इन डेंजर और डिफ़िकल्टी। अगला, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वी मस्ट नॉट
लुक डाउन ऑन द पुअर। और लुक डाउन का अर्थ ये भी लुक डाउन ये भी इडियम है। लुक डाउन का अर्थ होता है घृणा से देखना या किसी को नीचा समझना। और इसमें इसने बताया कि द पुअर मस्ट नॉट लुक डाउन बाई अस, ये नहीं आएगा। द पुअर मस्ट नॉट बी लुक्ड ऑन बाई अस। और तीसरा है द पुअर मस्ट नॉट लुक्ड डाउन ऑन बाई अस, द पुअर मस्ट नॉट बी लुक्ड डाउन ऑन बाई अस। ठीक है। और इसका जो है जो आपका ये जो फोर्थ वाला है वही इसका आंसर है, क्योंकि मस्ट के साथ में मस्ट नॉट जहाँ पर आया है वहाँ पर बी लगाया जाता है। और आपको पता है कि ये जो है थर्ड फॉर्म तो लगती है। तो द पुअर मस्ट नॉट बी लुक्ड डाउन ऑन बाई अस। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो सेंटेंस है इनका जो प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज़ नॉट रिटन इन पैसिव वॉइस। इसमें आपको पहचानना है कि पैसिव वॉइस में कौन नहीं है। पहला है अटमोस्ट केयर हैज़ टू बी टेकन, ये तो पैसिव है। बीइंग अ स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्ड, और यही आपका एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस है एक प्रकार से कि बीइंग ए स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, तो इसमें पैसिव वॉइस नहीं है। ही वॉज बीइंग चेस्ड, ये पैसिव है। द केस हैज़ बीन सेट असाइड बाय द कोर्ट, ये भी पैसिव है बच्चों। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका आंसर है। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये है आई हैड स्टडीड ए लॉट, मैंने बहुत अधिक पढ़ाई की। और फिर ब्लैंक के बीच में आई डिड रियली वेल ऑन द टेस्ट, और इसमें आएगा आपका सो मीन्स सो का अर्थ होता है इसलिए। आई हैड स्टडीड ए लॉट, मैंने अत्यधिक पढ़ाई की, इसीलिए आई डिड रियली वेल ऑन द टेस्ट, इसीलिए मैं परीक्षा में या टेस्ट में अच्छा कर पाया। रियली वास्तव में मैं इसीलिए परीक्षा में अच्छा कर पाया, तो यहाँ पर आएगा सो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये वाक्य है यू कैन ओनली प्ले आउटसाइड, तुम बाहर खेल सकते हो। और बीच में ब्लैंक छोड़ा है, कब तक, तब तक योर फादर गेट्स होम, तुम्हारे पिता के घर लौटने तक, तो इसमें आएगा अंटिल। वेयर एज नो, इन केस नो, बिकॉज नो, क्या आएगा इसमें अंटिल आएगा, तक, तुम्हारे पिता के घर लौटने तक ही तुम बाहर खेल सकते हो। चलिए शी सेड मैरी क्रिसमस। और ये पूछा इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबाव स्टेटमेंट। शी टोल्ड मी मैरी क्रिसमस, शी सेड दैट क्रिसमस वाज मैरी, शी विश्ड मी अ मैरी क्रिसमस, और यही इसका आंसर है, क्योंकि ये शुभकामना दी जाती है। जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो आप सब लोग बोलोगे ना हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, या किसी का बर्थडे होता है तो हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। उसी तरह से इसने कहा है मैरी क्रिसमस, तो ये क्या है, शी विश्ड, उसने मुझे क्या किया, शुभकामनाएं दी। शी कॉल्ड मी ए मैरी क्रिसमस, नो, ये तीनों रॉन्ग हैं। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही आपके प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेज द मॉडल वुड टू एक्सप्रेस ए विश और डिज़ायर, मतलब इच्छा के लिए कौन सा वाक्य है जो प्रयुक्त हुआ है। ये 4 वाक्य इसने दिए हैं। वुड दैट आई हैड मेड कॉन्टैक्ट विद हिम बिफोर हिज डिपार्चर। नेक्स्ट, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। शी वुड लुक एट द स्टार्स फॉर आवर्स व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। इसमें थर्ड में
जो क्या होता है पास्ट टेंस में, जो हमारे वो होता है ना, आदत प्रकट होती है कर्ता की, वो है। लेकिन उसने कहा है कि इच्छा किससे प्रकट होती है, और वो आपका सेंटेंस है, वो पहला ही सेंटेंस है। वुड दैट आई हैड मेड कॉन्टैक्ट विद हिम बिफोर हिज डिपार्चर। क्या मैं उसके जाने से पहले, डिपार्चर लौटना, जाना, कहीं से विदा होना, उससे पहले मैं उससे कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा। शी वुड नॉट फॉलो माई एडवाइस, और ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो पहले वाला ही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेस सजेशन। भाई सजेशन किससे पता लगता है? विल आई क्लोज द डोर, ना, आई के साथ विल आता ही नहीं। शैल आई क्लोज द डोर, और यही आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि अगला है मे आई क्लोज द डोर, कुड आई क्लोज द डोर, ये नहीं है। जो सजेशन है शैल आई क्लोज द डोर, इससे प्रकट होता है, ठीक है। चलिए अगला है पिक द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम पूछे गए हैं, आप सिनोनिम पूछा गया आपसे फॉर द वर्ड रोबस्ट, और रोबस्ट का अर्थ है हष्ट पुष्ट, पुष्ट अंगों वाला, जो मजबूत है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी स्ट्रॉन्ग, फ्रेल, इनफर्म और नॉक्सियस। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग तो आप जानते हैं मजबूत को ही कहते हैं, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। और फ्रेल होता है कमज़ोर, और इनफर्म, इनफर्म भी अशक्त को कहते हैं बच्चों, और नॉक्सियस कहते हैं हानिकारक को। तो इसलिए जो आपका रोबस्ट का जो सही सिनोनिम आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फ्रेल और इनफर्म दोनों के दोनों इसके क्या हैं? एंटोनिम। चलिए आगे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड वेरासिटी। वेरासिटी, वेरासिटी का अर्थ होता है सच्चाई। और क्या पूछते हैं इनका? इसका अपोजिट पूछते हैं। वेरासिटी का भाई ट्रूथफुलनेस, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका अर्थ होता है सच्चाई, तो ये इसका अपोजिट नहीं है, ये इसका सिनोनिम हो गया। और प्रोबिटी, प्रोबिटी का अर्थ भी सत्यनिष्ठा होता है बच्चों, तो इसलिए ये भी इसका एंटोनिम नहीं है, ये भी इसका सिनोनिम है। और ये है मेंडासिटी। मेंडासिटी का अर्थ होता है भिक्षावृत्ति या फाल्सिटी। फाल्सिटी मतलब झूठ, तो यही इसका एंटोनिम अपोजिट है, एंटोनिम है, ठीक। और अगला है इंटीग्रिटी, इसका अर्थ होता है अखंडता। और ये प्रश्न पत्र आपका यहीं पर समाप्त होता है। मैं समझती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लगना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप जो हैं ध्यानपूर्वक पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जो हैं सफल हों। चलिए इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।